आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस का वीक 2 का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल मैनेजमेंट थीम। यूनिवर्सल मैनेजमेंट थीम का मतलब होता है वो थीम्स जो हर मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमारी पहली प्रैक्टिस है हायरार्की। हायरार्की हमें हर जगह मिल जाता है, चाहे वो राजा का हो, मतलब एंशिएंट टाइम के किंगडम्स, चाहे आज के टाइम के कॉर्पोरेट्स, हर जगह एक अथॉरिटेटिव फिगर दिखता है। नेक्स्ट अप है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है, एक हमारा ट्रैफिक ऑफिसर है, एक कुकिंग का है, एक हमारा क्लीनिंग में है, एक सर्विंग में है, एक ग्रेजुएट है, एक हमारा लेबर का कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से सभी लोग जब अपने डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में आ जाते हैं तो उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का सिंपल मतलब है आप एक चार्ट में उनका रिकॉर्ड बनाते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज का, या फिर डेटा बना। रिसोर्स एलोकेशन मैनेजमेंट का ये मोस्ट प्रोमिनेंट चीज होती है। लाइक घर में हम क्या करते हैं, घर में हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, लाइक फूड पे इतना पैसा जाएगा, ओके, मटेरियल्स पे ये जाएंगे, क्लोथिंग पे जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे अलग अलग कल्चर, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज़ें मटेरियल एंड लेबर पे कितना पैसा देना है और क्या करना है, तो ये एलोकेट करना रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा रूल्स एंड कोड्स है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए जो उनके अंदर क्या लाए, अकाउंटेबिलिटी लाए। ओके, तो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए रूल्स एंड कोड्स वगैरह डाले जाते हैं, जिस कारण से हम डिफेक्ट या फिर जो गलत हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर पेनल्टी लगा सकें और उसको कम कर सके डिफेक्ट्स पे। देन डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी हो गई तो हमें इसको कुछ छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ जाते हैं, राइट। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको कुछ टास्क डेलीकेट होगा, यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पे दूसरा बंदा, यहाँ पे हमारा बंदी। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा थोड़ा टास्क अपना डेलीकेट होगा। नेक्स्ट अप हमारा है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। तो आखिर ये मैनेजमेंट थ्योरी अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे इवॉल्व, साइंटिफिकली कैसे हुई, ह्यूमन रिलेशन में क्या है, कॉन्टीजेंसी थ्योरीज क्या कहती हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया गया था फ्रेडरिक विंसन टेलर विथ गिलबर्ट एंड हेनरी कैंट। ओके, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को पुश करा था। ओके, अप्लाई साइंटिफिक एनालिसिस टू टास्क टू मैक्सिमाइज वर्क एफिशिएंसी। ये लोग क्या कर रहे थे, साइंटिफिक एनालिसिस के हिसाब से वर्कर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर रहे थे, जहां पे हर जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था और टाइम एंड मोशन की स्टडी के हिसाब से देखा जाता था एक बेस्ट वे। ओके, इसके की प्रिंसिपल्स क्या थे। इसका पहला की प्रिंसिपल है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब जो भी वर्क होगा उसके पीछे आंसर करेगा कौन, हमारा हमारा साइंस, ना कि रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। तो जो भी जैसे साइंस आंसर कर रहा है तो जो सिलेक्शन होगा वो भी साइंटिफिकली बेस्ड होगा और वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वो वन बेस्ट वे में ही वर्क करें। जैसे स्कूलिंग वगैरह में ये ट्रेनिंग होती। कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। और जो मैनेजमेंट है वो लेबर को ऑर्डर ना दे बल्कि कॉर्पोरेट करे उसके साथ, ताकि ये वन बेस्ट वे अच्छी तरीके से अचीव हो पाए। यहीं से हमारा प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क का, जो हमें हर थीम में देखने को मिल जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशन जो आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में दिखते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन, इंसेंटिव पे। इंसेंटिव पे का मतलब होता है पीस रेट पे वर्क। लाइक आपने क्या करा, आपने कुछ लेट से आपने यहाँ पे 10 पीसेस का वर्क करा, राइट। आपने 10 पीस का वर्क करा, पहले पीस के वर्क का आपके 100 रुपीज मिलते हैं, तो 10 का मिलेंगे आपको कितने, 1000, राइट। तो ये उस पे आता है इंसेंटिव पे करवाना, ताकि आप वर्क को ज्यादा कर पाए। टाइम स्टडीज कहती है टाइम एंड मोशन स्टडी, जिससे हमने वन बेस्ट वे को आइडेंटिफाई करा था। नेक्स्ट आता हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लासिकल थ्योरी। इसमें हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल आते हैं एंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में
चीजें हैं। तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि ये यूनिवर्सल थीम में हमने देखा तो ये हर जगह दिख रहा है। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक अथॉरिटी फिगर रहेगा। क्लासिकली क्या होता था मैनेजमेंट में, एक अथॉरिटी फिगर मिलती थी मैनेजर को। नेक्स्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए वर्क के प्रति, मतलब वर्क हो रहा है तो वर्क हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और जो कमांड है वो एक एक से आए, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, जो कमांड है वो एक आदमी दे। और नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक जगह से आए, मतलब उस कमांड पे अग्रसर करे लोग, जो भी हमारे लेबर्स वगैरह हैं वो उस कमांड पे ऐसे दौड़े 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 करे भाग जाए। और डायरेक्शन जो हो वो भी केवल सिंगल डायरेक्शन हो, ऐसा ना हो रहा है कि इधर से भी कमांड आ रहा है, राइट। एक ही जगह से कमांड आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो लोग वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने नीड्स और गोल्स को, लेट्स से हमारा जो इंडिविजुअल है वो ये है, इसके कुछ अपने गोल्स वगैरह हैं, राइट। इसके कुछ अपने गोल्स वगैरह होंगे। लेट्स से इसका गोल है एंटरप्रेन्योर बनना, ओके, एंटरप्रेन्योर बनना, या फिर कार खरीदना, राइट। तो ये सारे इसके गोल्स हैं। इसको क्या करना चाहिए, अपने गोल्स को, जो इसके गोल्स हैं उसको ये कंपनी के गोल्स से कम रखेगा, मतलब जो कंपनी का गोल है वो हाई रहेगा और इसका गोल लेस रहेगा। तो इसके गोल के लिए ये, और जो कंपनी का गोल है वो हाई रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है रूमिनरेशन, क्या? रूमिनरेशन, रूमिनरेशन जो है वो हमारे इंसेंटिव पे, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में था उससे सिमिलर है, जिसमें जो वो वर्क कर रहे हैं तो उसको उस वर्क का पैसा मिले, और उतना ही मिले, कुछ ज्यादा या कम ना, मतलब भेदभाव ना। सेकेंडली, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कीवर्ड है, जो आज भी यूज होता है, कि सारा वर्क जो है वो एक सेंट्रलाइज एरिया में इकट्ठा हो। जैसे लाइक कंपनी तो बहुत बड़ी होती है ना, कंपनी है ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके ऐसे छोटे छोटे कुछ डिविजन्स बन रखे हैं, पर इन सभी डिविजन्स का जो भी वर्क वगैरह है वो एक सेंट्रलाइज एरिया पे आकर के मिल जाए, उसी को कहेंगे हम सेंट्रलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है स्केलर चेन, ओके। तो स्केलर चेन में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारे अथॉरिटी फिगर हैं इनसे कमांड इधर जाता है, इधर जाता है, फिर इनसे नीचे जाता है, फिर इनसे नीचे जाता है। तो इस तरीके से एक चेन जाती है जो अथॉरिटी से ऊपर टू लोअर, मतलब टॉप डाउन अप्रोच, ओके। टॉप डाउन अप्रोच में जब कमांड जाती है उसे कहते हैं स्केलर चेन। नेक्स्ट अप है हमारा ऑर्डर, ओके। तो ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को एक ऑर्डर में स्थगित करना, मतलब एक ऑर्डर में रखना। जैसे ये रहा हमारा एक, फिर हमने दूसरा इधर लग दिया, ये दूसरा इधर लग दिया, इधर लग दिया, इधर लग दिया। तो एक ऑर्डर में नहीं है, ये थोड़ा सा केओटिक है, राइट। ये केओटिक है, ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपने रखा, फिर उसके बगल में आप इसे रख रहे हैं, फिर आप इसको और अच्छे से रख रहे हैं यहाँ पर पास में, तो एक ऑर्डर हो रहा है एक सिस्टमेटिक वे में, ओके। तो जिस तरह ये बॉक्सेस ऐसे ऑर्डर में रखे गए हैं सिस्टमेटिक वे में, उसी तरीके से एक कंपनी या कॉर्पोरेट में वर्क ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है उस जगह पे वो काम करना या काम देना जहां पे वो चीज जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है एक पर्सन कितने समय के लिए वर्क करेगा, उसे कहते हैं हम टेन्योर। तो जब लोगों को स्टेबिलिटी दी जाती है उनके टेन्योर में, तो वो अपने वर्क को अच्छे से करते हैं। और इनिशिएटिव, नेक्स्ट है हमारा फिर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वाले वर्ड को आप सोच सकते हो इनोवेशन वाले वर्ड से, इनिशिएटिव देना, कि जो लोग अपने वर्क है उनमें कुछ अपना कर पाए, राइट, कि उसमें वो कुछ अपना कर पाए इनिशिएटिव। तो किसी को ऐसे लिखना है, किसी को ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से अपने आइडियाज पे वो लोग वर्क कर पाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा एस्पिरिट दे कॉर्प्स, एस्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब होता है कि वो अपने वर्क के प्रति मोटिवेटेड रहे और एस्पायर रहे, इसका यही मतलब है एस्पिरिट दे कॉर्प्स। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है मैक्स वीबर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से
ज़रूरत होती है फॉर्मल रूल्स की एंड प्रोसीजर की टू गवर्न अ वर्क, मतलब किसी भी वर्क के लिए हमें एक फॉर्मल रूल एंड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास उनका क्लियर हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड, जो हेनरी फेयोल के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी मैच करता है। अगर कहा जाए तो अथॉरिटी प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन को इन्होंने एक लाइन में कह दिया, क्लियर हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाए टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पे, ना कि मामा के लड़के को दे देंगे। ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या दिखते हैं? चार्ट्स एंड रिपोर्टिंग बनाना, राइट, जो हमारे चार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ये चार्ट्स एंड जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, एचआर का रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, या फिर आप कोई से भी रिपोर्ट्स को देख सकते हो जिसमें ये सारे लाइक ये चीज़ें करी जाती हैं एक यूनिटी ऑफ कमांड पाने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी को नहीं पता होता ना क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन, जो आज के मैनेजमेंट फंक्शंस दिखते हैं उसमें हम अथॉरिटिव, चेन ऑफ डिसिप्लिन एंड ये चेन ऑफ कमांड्स, क्लियर हायरार्की, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। एचआर, राइट, देन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री में तो बहुत सख्त रूल लगता ही। उसके बाद हमारे पास आते हैं ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल थ्योरी। एचआर का पूरा वर्क यहीं से आता, ये दिया था मेयो एंड मैश्लो ने। इनके हिसाब से सोशल फैक्टर, ग्रुप नॉर्म्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो एक पावरफुल डिटरमाइन करता है कि जो वर्कर हैं वो कैसा बिहेव करेंगे। ये हमें हॉथॉर्न स्टडीज में देखने को भी मिला। मतलब अगर ग्रुप में नॉर्म है कि वो बंदे को ज़्यादा वर्क करना है तो वो करेगा। अगर उसके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रही है, अगर मैनेजर उसको अच्छे से प्यार से रखता है तो वो अच्छा वर्क करेगा, राइट, ये चीज़ें हैं। पर अगर ग्रुप में नॉर्म है कि नहीं आज हम हड़ताल पे जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो हड़ताल की तरफ ही मुड़ेंगे। ये चीज़ें हॉटन स्टडीज में प्रूव हुई थी। इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, राइट, इस वीक का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैस्लो का हायरार्की नीड। हायरार्की नीड एक नीड का ट्रायंगल है जो कहता है सबसे पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जानी चाहिए। कौन सी नीड? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। मकान सेफ्टी नीड में आ जाता है। उसके बाद उसे बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, मतलब उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली की ज़रूरत होती है। उसके बाद एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब जो उसकी नीड है कि हाँ मैं कॉम्पिटेंट बनूँ। फिर कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड, मैं अच्छा दिखूँ, ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मैं अच्छा रहूँ, अच्छा करूँ, मतलब मैं हूँ जो अपने आप में अपनी नीड को पूरी कर लूँ, राइट। तो इस तरीके से मैस्लो की बहुत ही फिलोसॉफिकल एक हायरार्की है, बट ये ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे बिलोंगिंग और फिजियोलॉजिकल जो है वो एक ह्यूमन की नीड है। नेक्स्ट है हमारा मैकग्रेगर एंड हेज़बर्ग। डोगलस मैकग्रेगर ने हमें थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। डगलस मैकग्रेगर के हिसाब से थ्योरी एक्स कहती है कि वर्कर लेजी हैं और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। थ्योरी वाई कहती है वर्कर सेल्फ मोटिवेटेड हैं और उन्हें बस एम्पावरमेंट चाहिए कि हाउस द जोश, बस ये कहने की ज़रूरत है। और मैकग्रेगर खैर कहते भी हैं कि थ्योरी एक्स की बजाय मैनेजर्स को थ्योरी वाई पे फोकस करना चाहिए। देन हमारे फ्रेडरिक हेज़बर्ग हैं जो हाइजीन फैक्टर्स को लाते हैं कि पे और कंडीशन जो है वो हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं और अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन मोटिवेटर्स होते हैं। और ये दोनों ही नीड होते हैं एक इंसान को वर्क करवाने के लिए। इसके एप्लीकेशन दिखते हैं जैसे हमें एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप मंथली एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर एम्प्लॉय को एक साथ घुमाना फिराना, ये चीज़ें एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम। फ्लेक्सिबल वर्क्स देना जैसे वर्क फ्रॉम होम, वेलनेस इनिशिएटिव्स, राइट, जैसे मेंटल हेल्थ के लिए कुछ वेलनेस इनिशिएटिव्स करवाना। नेक्स्ट रिकॉग्निशन सिस्टम लाइक वही मंथली एंड ईयरली अवार्ड टू बेस्ट एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है क्वांटिटेटिव स्कूल। क्वांटिटेटिव स्कूल है वो मैथ्स को मैनेजमेंट में घुसा रहा है। क्या? मैथ्स को बिजनेस या मैनेजमेंट में घुसा रहा है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम टू फाइंड ऑप्टिमल, मतलब बिजनेस जो प्रॉब्लम है उसको एक ऑप्टिमल मतलब एक बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की ये कोशिश करता है क्वांटिटेटिव स्कूल।
उसमें ये यूज़ करता है लीनियर प्रोग्रामिंग की, क्वीन थ्योरी की, सिमुलेशन की, गेम थ्योरी की, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एनालिसिस की, मॉडर्न डेटा एनालिसिस की। तो जितने भी तरीके के एनालिटिस्ट हैं और मैथ्स है सबको भर दिया। इसके एप्लीकेशन है डिमांड फोरकास्टिंग, एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या डिमांड आने वाली है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है जब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कि हमें एंटरप्राइज मतलब कंपनी में किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करना चाहिए। ये क्लासिकल थ्योरी में भी देखा था हमने, राइट। तो उसका ये एप्लीकेशन है क्वांटिटेटिव स्कूल। रेवेन्यू मैनेजमेंट, रेवेन्यू को किस तरीके से मैनेज करें। रिस्क मॉडलिंग एंड फाइनेंस, क्या कि फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं इनको पहले ही फोरकास्ट कर ले, राइट। ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम पे वर्क करती है। क्या? सिस्टम पे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट देन फीडबैक, फिर वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इस तरीके का एक सर्कल यहाँ पे थ्रो होता है। ओके। सिस्टम क्या है? सिस्टम वही ये सिस्टम है हमारा गोल गोल जो घूम रहा है, जो लाइक पर देखते हैं सिस्टम दो तरीके का है, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। सिस्टम जो इन्फ्लुएंस नहीं होता और इंटरेक्ट नहीं करता अपने एनवायरनमेंट से उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम जब ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे और पार्ट्स जो हैं उसके वो इंटरडिपेंडेंट हो और चेंजेस जो हैं वो किसी भी एक जगह होने पर बहुत जगह इफेक्ट करे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेट्स से आप बर्गर किंग में गए बर्गर खाने के लिए। आप एक अलग फ्रेंचाइजी में गए, उसमें आपको क्लोज सिस्टम था तो आपने कहा बर्गर इज नॉट गुड एंड दे से दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू ईट इट और यू हैव टू गो, राइट। देन आप ओपन सिस्टम वाले में फ्रेंचाइजी में गए, उसने आपने बोला बर्गर इज बैड एंड वो लोग कहते ओके वी विल see to change some ingredients and see if burger could be right. So this is open system and this is closed system where they are doing nothing for making burger better. And in open system they are like at least trying to change ingredient and something to make it better. नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या है इसके? पहला सप्लाई चेन। आप एक सप्लाई चेन करते हैं जिससे आप फीडबैक्स ले पाए। ईआरपी सिस्टम फीडबैक्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा डिज़ाइन करे कि हर जगह से फीडबैक आए और उसको आप प्रोसेस अपने इनपुट में उससे कुछ एवरी टाइम को चेंज ला पाए। नेक्स्ट है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी पॉल लॉरेंस एंड जे लॉर्ड्स के द्वारा दी गई है, जो केवल एक लाइन की है और कहती है कि कुछ भी अप्रोच ले लो आप, मैनेजमेंट का कोई भी अप्रोच ले लो, वो एक सिचुएशन पर ही वर्क करता है। कोई सेट ऑफ रूल्स हम बना ही नहीं सकते किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, राइट। उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि आखिर उसका साइज क्या है, इन्वायरमेंट कितना बड़ा है, लोग कैसे हैं, कि हमें कौन सा थ्योरी इस्तेमाल करना है। देन यहाँ पर एक बहुत अच्छा टेबल है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर दिया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटिश में, जिसने मैनेजमेंट को बहुत अच्छा पुश करा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? कोल और आयरन का अबंडेंट मतलब बहुत सारा कोल और आयरन मिल गया। स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स आए और गवर्नमेंट जो थी वो और अच्छी स्टेबल होती गई। मर्चेंट क्लास बनी जो थ्राइव कर रही थी और बहुत ज़्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो पैसा ही पैसा बनाया गया। बहुत ज़्यादा क्या बनाया गया? पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा, ओके। ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा बना के कॉइन से एक्चुअली, तो इस तरीके से काफ़ी सारा पैसा बनाने में। कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क, उनके ट्रेड नेटवर्क्स बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने हर जगह तो अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, राइट। जैसे रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में सप्लाई हो जाता था उनके पास। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ जिसने रूरल लेबर को भी फायदा करवाया। अब रूरल लेबर को फायदा हुआ तो हमारे मर्चेंट क्लास भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं, राइट, क्योंकि खाने की कमी नहीं। स्ट्रॉन्ग पेटेंट सिस्टम बनाया जिसने इन्वेंशन को रिवॉर्ड करा, मतलब इन्वेंटर्स को रिवॉर्ड करा जिससे इन्वेंशंस हो। तो आखिर कौन-कौन से इनोवेशन हुए थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, अब उसकी तरफ आते हैं। पहला स्टीम इंजन बना जिसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत तेज़ कर दिया, राइट। स्पिनिंग जेनी बना जिसने टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा वर्क करा, लाइक मोटर पे मोटर पहले सिलाई मशीन में मोटर लगा दो, स्पिनिंग जेनी लग। रेलवेज़ आया जिसने स्टीम इंजन ऑफ कोर्स, तो रेलवेज़ जिसने स्टीम लोकोमोशन को मार्केट से नेशनली लिंक कर दिया। आयरन स्पेल्टिंग की खोज हुई। ओके। मैकेनिकल लूम
पावर लूम वगैरह, केमिकल इंडस्ट्री बढ़ी, ब्लीचिंग एंड डाइंग होने लगा। तो ये सारी जो चीज़ें इसने इंडस्ट्रीज़ को एक ग्रोथ दिया, ये सारे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन। इसने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एरिया में क्या-क्या करा? पहले इकोनॉमिक एरिया में जीडीपी पर कैपिटा डबल हो गई, मतलब लोगों के पास जितना मनी था वो सीधा डबल हो गया। क्या? सीधा डबल हो गया। पॉलिटिकली क्या हुआ? इंडस्ट्रियल इलाइट जो थे उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मांग करी कि अब हम इतने पैसे कमा रहे, हमें अब पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करवाओ। सोशल में क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ, सिटी जो थे वो 10 गुना बढ़े, सेंचुरी में जितने नहीं बढ़े थे उससे ज्यादा बढ़ गए, 10 गुना। राइज ऑफ कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, जैसे कैपिटलिस्ट आ ही गए तो अब कैपिटलिस्ट मार्केट की इकोनॉमी भी रहेगी। रिफॉर्म एक 1832 आया जिसने फ्रेंचाइजीज को और ब्रॉडन करा, जितने भी फ्रेंचाइजीज के वर्क हुआ करते थे। वर्किंग क्लास आई जो सोशल क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट रही, राइट। वर्किंग क्लास मतलब जो फैक्ट्रीज में वर्क्स कर रहे हैं। वेज लेबर जो है वो आर्टिजन प्रोडक्शन से रिप्लेस्ड कर दिए गए। कि देन देन लेजर फेयर आइडियोलॉजी शेप्ड हुई, पॉलिसी में पॉलिसी को शेप करी एक नई आइडियोलॉजी ने। चाइल्ड और फीमेल लेबर की तरफ कुछ रेगुलेशंस वगैरह लगाए गए। तो जैसे ग्लोबल ट्रेड और नेटवर्क्स को अच्छा करा गया, ट्रेड यूनियंस बने, लेबर्स लॉ आए और पब्लिक हेल्थ जो है वो अच्छी करी गई सैनिटेशन प्रोवाइड करके। सैनिटेशन का मतलब है साफ सफाई। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली इकोनॉमी में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के कारण। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बहुत अच्छी तरीके से रॉ मटेरियल्स को चुरा पा रहा था मतलब ला पा रहा था और सिक्योर करके रख पा रहा था। मास एजुकेशन हुआ जिसने पब्लिक स्कूल की डिमांड करवाई, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसके आउटपुट में 50% का ग्रोथ आया। फैक्ट्री डिसिप्लिन बड़ा, चाइल्ड फीमेल लेबर के प्रति डिबेट्स वगैरह हुए। कोल माइनिंग में भी ऐसी थोड़ी मोड़ी कुछ चीज़ें हुई, थोड़ी मोड़ी मतलब सैलो पिट्स जो थे वो डीप शाफ्ट माइनिंग भी है, स्टीम पंप, तो आउटपुट उसमें भी ट्रिपल हो गए। तो सैलो पिट की जगह अब डीप शाफ्ट माइनिंग हो रही है और डीप तक शाफ्ट से माइनिंग कर पा रहे हैं। उनके लिए माइन सेफ्टी मैनेजमेंट करा गया। अर्ली ऑक्यूपेशन हेल्थ क्राइसिस, मतलब हेल्थ क्राइसिस को पहले से ही वो डिटेक्ट कर लें। आयरन एंड स्टील में क्या हुआ? चारकोल फर्नेस, कोक ब्लास्ट फर्नेस, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई जिसने आयरन को कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विप्ड कर पाए। इसने लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाया और प्रोडक्शन साइट पे इंटीग्रेशन करना, ये सारे मैनेजमेंट्स में कुछ सिग्निफिकेंस हुए इसके। आयरन एंड स्टील के ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ? ट्रंक पाइप जो रोड्स है वो, उससे कनाल्स बने, कनाल्स के बाद रेलवेज बने जिसने फ्रीड कोस्ट, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था उसे 80% कम कर दिया। मैनेजमेंटली हम देख सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो पाया। लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन बना कॉन्सेप्ट की कौन कौन से लॉजिस्टिक कौन कौन सी जगह से कम खर्चा हो। एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर से क्रॉप रोटेशन अच्छी तरीके से हो पाया। एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ सीड ड्रिल और थ्रेशर के कारण। रूरल को सरप्लस मिला और वो सिटीज की तरफ गए और अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट को चैलेंज करा, जिसने आज आज की जो अर्बन सिटीज है वो यहीं से बनना चालू हुई। बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या हुआ? कंट्री बैंक्स बने, बिल में डिस्काउंट्स मिला, जॉइंट स्टॉक कंपनीज मतलब स्टॉक मार्केट्स वगैरह बने, इंश्योरेंस वगैरह बिकने लगे, जिन्होंने कैपिटल मार्केट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शेयर होल्डर अकाउंटेबिलिटीज को बढ़ाया। शेयर होल्डर मतलब जो पैसा लगाता है वो, राइट। और ये सारे मैनेजमेंट के वर्क्स में आते हैं कि शेयर होल्डर को अकाउंटेबल रखे, लोगों को अकाउंटेबल रखे, ऐसी ऐसी चीजें। नेक्स्ट है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को वैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में देखा था, राइट। एडम स्मिथ का हैंड, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है ये फिलोसोफर भी हैं और ऑथर भी हैं। इन्होंने ही क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी का फाउंडेशन रखा। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट लाइक डिवीजन ऑफ लेबर एंड इनविजिबल हैंड जैसे कॉन्सेप्ट्स को आगे करा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वर्क्स को अलग अलग वर्कर के प्रति डिवाइड कर दिया जाए, जिनकी स्पेशलाइजेशन एक नैरो फील्ड में, मतलब एक सिंगल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज में, जिससे जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट पॉसिबल हो पाए। ये आती है डेक्स्टिनिटी से, एक सिंगल टास्क को बार बार करने से उसमें हमारी स्पीड और प्रेसिजन बढ़ जाती है। टाइम सेव होता है अगर हम टास्क को स्विच नहीं करें। मशीन के इन्वेंशन से वर्कर्स जो है वो उन टूल्स को चला करके काफ़ी सारे स्पेसिफिक टास्क को हटा भी पा रहे थे। और मशीन इन्वेंशन में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट से आप वन बेस्ट वे ढूंढते हो तो आप कुछ वर्कर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हो ना, मशीन से वो वर्क्स करवा कर। मैनेजमेंट इम्प्लीकेशन राइट क्या आ रहा ना, बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे असेंबली लाइंस वगैरह को लाई गई। ओके, नेक्स्ट है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कोर आइडिया है
एक इंडिविजुअल परस्यूट, वो इंडिविजुअल जो है वो प्राइवेट गेन चाहता है, जिस कारण से पब्लिक गुड की ही प्रमोशन हो जाती है, मतलब पब्लिक को ही फायदा हो जाता है, भले ही इंडिविजुअल अपने प्राइवेट गेन को चाहता है। जैसे कि कोई इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी को सबके लिए अच्छा बनाना चाह रहा है। सप्लाई और डिमांड जो सिग्नल हैं वो करते हैं क्या, रिसोर्स को काफी एफिशिएंटली एलोकेट करवा देते हैं, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। मार्केट राइवलरी जो है वो प्राइस को लो रखना चाहती है और क्वालिटी को हाई, ताकि कोई अथॉरिटी उसमें नीड भी नहीं होती, क्योंकि वो कंपटीशन में है, राइट। तो अगर वो अपने प्राइस को लो रखेंगे, क्वालिटी को हाई रखेंगे, तभी तो उनका माल बिकेगा। पॉलिसी इम्प्लीकेशन की गवर्नमेंट जो है वो बैरियर्स को हटाने लग जाती है, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती है। फ्री मार्केट जो है वो सेल्फ करेक्ट होता है ओवर टाइम। ये थ्योरी है इनविजिबल हैंड की। मैनेजमेंट में हम क्या देख सकते हैं इसमें, कि मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ यू रिमेंबर लाइक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, प्राइसिंग पावर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। प्राइसिंग पावर मतलब हमें क्या प्राइस रखना चाहिए और इंडस्ट्री क्या ग्रो करेगी या नहीं, इंडस्ट्री एनालिसिस में। इनके काफी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिजनेस में अप्लाई करे जाते हैं, राइट। ये रहे वो कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला, ऑपरेशन मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर को, जो हमें देखने को मिलता है असेंबली लाइन से। लाइक असेंबली लाइन में एक क्या होता है, असेंबली लाइन में आपकी एक, आपका मान लो ये एक ऑफिस है, राइट। ये ऑफिस है, इसमें इसमें क्या होगा, ये टूल आएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ पे वर्कर्स होंगे, यहाँ पे वर्कर्स होंगे, यहाँ पे ऐसे वर्कर्स वगैरह होंगे, और ये टूल जाते जाते वर्कर्स इसमें ऐड करते जाएंगे और ये बन करके बाहर आ जाएगा। ये होता है हमारा असेंबली लाइन में। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। इसमें हम इनविजिबल हैंड और मार्केट कॉम्पिटिशन का, स्मिथ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें पॉटर्स के 5 फोर्सेस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स वगैरह की चीज़ों को देखते हैं मॉडर्न बिजनेस एप्लीकेशंस में। मार्केट एंट्री से पहले डिसीजन लेना, एनालाइज करना, राइट। एचआरएम और इंसेंटिव्स वगैरह, जिसमें हम सेल्फ इंटरेस्ट को एज अ मोटिवेटर, स्मिथ का कॉन्सेप्ट है वो, जिसमें हम परफॉर्मेंस लिंक पे करते हैं। आपने 20 लोगों को लाया, हाँ, लो आप 2000 रुपये, 20 का कुछ लाइक 1% का कोई रुपया होगा उस हिसाब से। कमीशन स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए। एजेंसी थ्योरीज वगैरह इसी से आती है। स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक मार्केट भी यही है। इंसेंटिव्स वगैरह, एचआरएम और इंसेंटिव बिजनेस के डोमेन्स में आ जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेसेस में क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि एक कंट्री है उस गुड को बहुत अच्छे से बना सकती है सबके अनुसार, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसे देख सकते हैं। जो फ्री ट्रेड और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो स्मिथ के कॉन्सेप्ट हैं, उस कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन बनता है। ट्रेड की पॉलिसी को एडवोकेट करा जाता है, एडवोकेसी, राइट। एंड लोकेशन की कौन सी जगह पे क्या काम होगा, किस तरीके से होगा, ये सब डिसाइड करते हैं, जो स्मिथ के कॉन्सेप्ट की कंपैरेटिव एडवांटेज और फ्री ट्रेड से मिलता जुलता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमें कैपिटल थ्योरी को देखते हैं, जो फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग है। जैसे कैपिटल एलोकेट करना, कहाँ पर एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है, ये चीज़ है। पब्लिक पॉलिसी और रेगुलेशन में भी लिमिटेड गवर्नमेंट्स एंड फ्री मार्केट्स का कॉन्सेप्ट स्मिथ का है। फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि फ्री मार्केट में जो जितने भी हमारे ऐसे वर्क्स वगैरह हैं, लाइक यहाँ पर एक वर्कर है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो कुछ भी कहीं भी सेल कर सकता है, राइट। ये फ्री मार्केट। और ये लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बहुत ही कम मार्केट में लिमिटेशन लगा रही है। तो ये स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, जो हमें डीरेगुलेशन में, प्राइवेटाइजेशंस में, एंटी मोनोपोली एडवोकेसी में, डब्ल्यूटीओ के ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड रूल्स हैं, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ही ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें हम मार्केट अपॉर्चुनिटी और प्राइस सिग्नल्स को देख करके ही एंटरप्रेन्योर्स अपने चीज़ों को बदलते हैं। जैसे क्या सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकती है, मार्केट में कौन सा गैप है जो हम फिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके, राइट। या प्राइस के कौन सा डिफरेंशिएशंस हैं, कहाँ पे कैसे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप्स में, जो स्मिथ का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में हमारा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो कि स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, वो आता है। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट बनाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मतलब डिवीजन ऑफ लेबर मान लो, उसके बारे में है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब, बट डिवीजन लेबर में क्या था, एक लेबर के पास, यहाँ पर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होना, राइट। ये अंतर है बस इसमें।
और इसी का हमारा एडम स्मिथ के साथ वीक 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तब तक बाय।